Hello and welcome back to another session of Learn with Vrinda. So guys, recently we have finished chapter number 3rd of class 9 science NCERT atoms and molecules. And now today we will start chapter number 4 structure of the atom. अभी अभी हमने थोड़े दिन पहले चैप्टर नंबर 3 जो था हमारी एनसीईआरटी का साइंस की क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस उसके अंदर जो थर्ड चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसको फिनिश किया है। और आज इस लेक्चर के थ्रू इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। तो इससे पहले हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना था। वी न्यू what is an atom and what is a molecule, what is the difference between atom, element and molecule। ये तीन चीज़ें हमने अपने पहले की प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उनमें क्लियर कर लिए कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एंड कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। सो फ्रॉम नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेट्स बिगिन द क्लास। So it has proved that the existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them. But scientists have a major challenge, and that was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties. यानी कि ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि जो अलग अलग तरीके के मैटर होते हैं वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनके एटम्स अलग अलग होते हैं। अलग तरीके का एटम अलग तरीके के मैटर को बनाता है। ये बात साइंटिस्ट प्रूफ ऑलरेडी कर चुके थे। बट इस बात को प्रूफ करने के बाद उनके पास अब जो मेजर चैलेंज था वो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताना। एटम का क्या स्ट्रक्चर है, एटम की क्या प्रॉपर्टीज़ है, इनको रिवील करना। उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि अलग अलग तरीके के एटम होते हैं और इन अलग अलग तरीके के एटम्स के कारण ही अलग अलग तरीके के मैटर बनते हैं, अलग अलग तरीके के पदार्थ बनते हैं। बट अब उनको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करने थे जस्ट लाइक कि क्या सारे एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो, पहली बात तो ये कि सारे एटम्स का स्ट्रक्चर होता कैसा है। दूसरी बात, क्या सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, अगर सेम होता है तो कैसा होता है, और अगर सेम नहीं होता तो क्या डिफरेंट डिफरेंट एटम का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, किस तरीके से, क्या इशू था, क्या पॉइंट थे, इस बारे में उन्हें बताना था। उन्हें एटम्स की स्ट्रक्चर के बारे में भी बताना था और साथ के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताना था। अब ये उनका मेजर चैलेंज था जिन्हें उन्हें सॉर्ट आउट करना था। इट वॉज कंसिडर्ड दैट एटम्स इज indivisible, but the first indication that atom is divisible comes from studying static electricity। अभी तक साइंटिस्ट को लगता था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, यानी कि एटम को बांटा नहीं जा सकता, एटम से छोटा कोई पदार्थ हो ही नहीं सकता। एटम ही सबसे छोटा पदार्थ है, उससे छोटा इस पूरे यूनिवर्स में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। साइंटिस्ट का ऐसा मानना था। बट एटम भी डिवाइड हो सकता है इसके सॉरी सॉरी हाँ जी, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि एटम भी डिविजिबल हो सकता है। इसके बारे में जो पहला प्रूफ मिला वो हमें मिला जब थॉमसन ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ओके, सो क्या था कि पहले साइंटिस्ट को लगता था कि एटम इनडिविजिबल है, एटम से छोटा कोई भी पदार्थ इस दुनिया में है ही नहीं। बट जब थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तब उन्होंने एक ऐसे पदार्थ को खोजा, ऐसे एलिमेंट को खोजा जो कि आपका एटम से भी साइज में छोटा था। ठीक है, और यहाँ से ये बात प्रूफ हुई कि भाई जो हमारा एटम है वो क्या है, डिविजिबल है, उसे बांटा जा सकता है। सो इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक हमें क्या बात समझ में आई कि साइंटिस्ट को स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना था और पहले उन्हें लगता था कि भाई जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो एटम है वो इंडिविजिबल है, उसे बांटा नहीं जा सकता। बट थॉमसन के जो एक्सपेरिमेंट था उसके बाद ये बात प्रूफ हुई कि एटम्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, एटम से छोटे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये बात कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चली, जब थॉमसन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्हें इस बात के बारे में पता चला। तो अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिकल चार्ज caused by an imbalance of electron
ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब किसी भी मटेरियल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के इम्बैलेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आई बात समझ में क्या, कि जब किसी भी पदार्थ के सरफेस पे, जब किसी भी मटेरियल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉनों का इम्बैलेंस हो जाता है तो उस टाइम वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज बनता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी चेयर पे बैठते हो प्लास्टिक की और आपका हाथ बार बार चेयर से रब होता है तो आपके हाथ की रबिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज फॉर्म होने लगता है, हल्की हल्की सी, जो आपने चार्ज फील भी किया होगा। वहाँ पर वो जो चार्ज बन रहा है वही आपका स्टैटिक चार्ज होता है। तो इतनी बात समझ में आई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या किसे कहते हैं, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। और ये इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस कहाँ होता है, किसी भी मटेरियल के सरफेस पे होता है। सो इज इट क्लियर, किसी भी मटेरियल के सरफेस पे जब इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस हो जाता है तो उस टाइम पे वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बारे में कौन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या पता लगाया, इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता लगाया। ओके, अब आगे क्या हुआ था उसे हम आगे करते हैं, बट फिलहाल इतनी बात समझ में आई। In 1900, J. Thomson discovered the first subatomic particle called electron. तो 1900 में जे थॉमसन ने जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, क्या नाम था उस एक्सपेरिमेंट का, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो 1900 में जब उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी के लिए, उसी टाइम पे उन्होंने पहले सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में डिस्कवर किया था, उसकी डिस्कवरी की थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। तो एटम के अंदर जो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो क्या था, वो इलेक्ट्रॉन था। उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, उसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी। उसकी डिस्कवरी किस स्टडी के ड्यूरेशन पे हुई थी, उसकी वो हुई थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी के टाइम पे। और कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी, वो हुई थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इतनी सी बात समझ में आई क्या, कि 1900 में जे थॉमसन ने पहला सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया था जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। वो भी कब, जब वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी कर रहे थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इतनी सी बात समझ में आई। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। Before Thomson, in 1886, E. Goldstein discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal rays। यानी कि डिस्कवरी तो जो थी पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की, उसे थॉमसन ने 1900 में किया था। ठीक है, प्रॉपर नाम देकर प्रॉपर बताया था कि इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज है। बट थॉमसन से पहले ही 1886 में गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नए तरीके के पार्टिकल के बारे में बताया था जब वो अपना एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन ने बताया था कि भाई एक तरीके का चार्ज होता है, एक नई तरीके की रेडिएशन होती है, और उन्हें ये नहीं पता था कि वो बेसिकली क्या चीज़ है, बट उन्हें ये पता था कि कुछ होता है, कुछ और भी चीज़ है एटम के अंदर। ठीक है, और इसको उन्होंने कब डिस्कवर किया था, इसको उन्होंने डिस्कवर किया था कैनल रे एक्सपेरिमेंट में। जब वो कैनल रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे उन्हें एक नए तरीके की रेडिएशन के बारे में पता चला, और उन्होंने उस रेडिएशन को क्या नाम दिया, कैनल रेज नाम दिया। ओके, वो एग्जैक्टली नहीं बता पाए थे कि ये क्या चीज़ है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है या फिर क्या है, ये क्या चीज़ है। तो इसीलिए उन्होंने उस पार्टिकल को एक नई रेडिएशन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि एक नई तरीके की रेडिएशन निकल रही है, और इन रेडिएशन को उन्होंने क्या नाम दे दिया, कैनल रेज नाम दे दिया। आगे जाके हमें पता चला कि ये जो कैनल रेज थी यही हमारी क्या थी, प्रोटॉन थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्कवरी थी और जो नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी थी वो हुई। तो 1886 में पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन ने कैनल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और 1900 में थॉमसन ने डिस्कवरी करी थी नेगेटिव चार्ज की कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इतनी सी बात समझ में आई। 1900 थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
और 1886 गोल्डस्टीन पॉजिटिव चार्ज कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ये आपको पॉइंट अपने दिमाग में बैठा के रखने हैं शॉर्ट्स में। सो व्हाट आर कैनाल रेज? कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। तो गोल्डस्टीन ने जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी उन्हीं को क्या नाम दिया था? कैनाल रेज का नाम दिया था। तो कैनाल रे बेसिकली आपका पॉजिटिव चार्ज ही है। ओके, so Thomson from his cathode ray experiment discovered negative charge while Goldstein from his canal ray experiment discovered the positive charge। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू नेगेटिव चार्ज को डिस्कवर किया था, वहीं पर गोल्डस्टीन ने आपका कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू पॉजिटिव चार्ज को डिस्कवर किया था। सो यहाँ तक ये बातें समझ में आई आपको? इतनी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हुई? आगे बढ़ने से पहले अभी हमने एक टर्म डिस्कस किया था जिसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। जब हमने बात की थी कि थॉमसन ने पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी करी थी, तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं। सो व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? अदर पार्टिकल्स स्मॉलर देन एटम्स present in atoms like electron, proton and neutron are called subatomic particles। यानी कि एटम से भी छोटे पार्टिकल जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में रखना कि एटम से छोटे पार्टिकल जो कि एटम में ही प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। या फिर आप इस बात को इस तरीके से भी अपने दिमाग में रख सकते हैं, एटम्स के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इतनी बात क्लियर हुई क्या? इलेक्ट्रॉन के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। और कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टाइप। ठीक है, टाइप नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। इतनी बात समझ में आई आपको? तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि 1900 में थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू नेगेटिव चार्ज को डिस्कवर किया था, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, वहीं पर गोल्डस्टीन ने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर किया था, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया? कैनाल रेज नाम दिया। तो अब आगे बढ़ने से पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट पे नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सो यहाँ पर हमारे पास एक सेटअप है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, सेंटर में हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसे हमने जनरेटर से जोड़ा है, एक हाई वोल्टेज जनरेटर से, जिसको हमने जोड़ा है एक एंड एनोड को हमने जोड़ा है पॉजिटिव चार्ज से, दूसरे एंड कैथोड को हमने जोड़ा है नेगेटिव चार्ज से। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने एनोड को जोड़ा है पॉजिटिव चार्ज से, कैथोड को जोड़ा है नेगेटिव चार्ज से। और अब ये जो हमारी ट्यूब है इसके अंदर हमने रखी है एयर, वो भी लो प्रेशर पे। इतनी बात समझ में? इसके साथ एक वैक्यूम पंप जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे तो कि जो सेंटर में हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, इसी डिस्चार्ज ट्यूब के साथ हमारा एक वैक्यूम पंप जोड़ा गया है, और इस वैक्यूम पंप की मदद से ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है उसको क्या रखा गया है? बहुत ही ज़्यादा लो रखा गया है। ठीक है, आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, और यहाँ पर आपके पास दो एंड मौजूद है, पहला एनोड, दूसरा कैथोड। एनोड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, कैथोड नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। अब बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि जब आप 10,000 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज पास कराओगे इस पूरे सर्किट में से, ये जो आपने सर्किट एकदम पूरा सेटअप तैयार किया है, अगर आप इस सेटअप में 10,000 वोल्टेज से ज़्यादा का करंट पास आउट करवाओगे, ज़्यादा की वोल्टेज इसमें दोगे, तो लो प्रेशर पे होने की वजह से जब डिस्चार्ज होगा तो आपके यहाँ पर पार्टिकल एक एंड से दूसरे एंड पर जाएंगे, और वहाँ पर जब पार्टिकल्स चलने शुरू होंगे तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट थी वो कहाँ से कहाँ हो रही थी? वो हो रही थी कैथोड टू एनोड। ठीक है, यानी कि कैथोड से पार्टिकल चल रहे थे और एनोड तक जा रहे थे। क्योंकि पार्टिकल्स कैथोड से निकल रहे थे, इसीलिए थॉमसन ने इन रेज को, इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? कैथोड रेज नाम दिया। क्या नाम दिया? कैथोड रेज। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से निकल रहे थे? ये कैथोड से निकल रहे थे और एनोड तक जा रहे थे। अब ये पार्टिकल्स क्योंकि एनोड पर पहुँच रहे थे, इसलिए एनोड पे हमारी ग्रीन लाइट ग्लो करती है, और यहाँ से एक्सपेरिमेंट के ख़त्म होने की इंडिकेशन
मिली, यहाँ से हमें समझ में आया कि हाँ पार्टिकल कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। आई रिपीट कि पूरे सेटअप में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 रॉड रखी गई, एक कैथोड और एक एनोड। दोनों रॉड को हाई वोल्टेज जनरेटर से जोड़ा गया, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, कैथोड को टर्मिनल से जोड़ा गया। साथ के साथ जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके साथ एक वैक्यूम पंप जोड़ा गया, जिसकी हेल्प से जो एयर का प्रेशर था उसे बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया गया। जब एयर का प्रेशर लो करने के बाद हमने पूरे सर्किट में से 10,000 वोल्टेज की हाई वोल्टेज को पास आउट करवाया, तब पार्टिकल हमारे कैथोड से चलने शुरू हुए और कहाँ तक पहुँचे, एनोड से पहुँचे। क्योंकि ये पार्टिकल हमारे कैथोड से चल रहे थे, इसीलिए इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज नाम दिया गया। ठीक है, और क्योंकि कैथोड जो टर्मिनल था वो नेगेटिव था, तो यहाँ से ये बात प्रूफ हुई कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होता है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के जा रहा है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज, यही बात यहाँ पर थॉमसन के दिमाग में आई। अब जब ये नेगेटिव चार्ज ट्रेवल कैथोड से एनोड तक जा रहा था, तो एनोड पे हमारी कौन सी लाइट जल रही थी, ग्रीन की लाइट ग्लो कर रही थी। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि हाँ जो रेडिएशन है वो और वो एनोड तक आई। पूरा एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हुआ? आई एम रिपीटिंग द होल एक्सपेरिमेंट वंस अगेन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्या बात हुई थी। सबसे पहले थॉमसन ने 2 रॉड्स को लिया, उन दोनों रॉड को डिस्चार्ज ट्यूब के साथ कनेक्ट किया। तो डिस्चार्ज ट्यूब के एक एंड पे रखी थी एनोड, दूसरे एंड पर रखी थी कैथोड। अब दोनों एनोड और कैथोड को क्या किया गया, हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ जोड़ दिया गया। एनोड वोल्टेज जो एनोड था वो जनरेटर के पॉजिटिव एंड से जुड़ा और वहीं पर जो कैथोड था वो जनरेटर के नेगेटिव एंड से जुड़ा। उसके बाद क्या किया गया, डिस्चार्ज ट्यूब के साथ साथ में जोड़ा गया एक वैक्यूम पंप, और इसी वैक्यूम पंप की वजह से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था एयर का उसे कर दिया गया वेरी कम प्रेशर वहाँ पर कर दिया गया। जब बहुत कम प्रेशर होने के बाद 10,000 वोल्ट की वोल्टेज को पूरे सर्किट में से पास आउट कराया गया, तब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर कैथोड रे से कुछ पार्टिकल निकले, एनोड तक गए, और जब पार्टिकल्स कैथोड से निकल कर एनोड तक गए तो एनोड पर आपकी ग्रीन लाइट ग्लो कर रही थी। अब क्योंकि पार्टिकल कैथोड से एनोड तक जा रहे थे, इसलिए उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया कैथोड रेज। क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पर जो रेज जा रही थी उनके अंदर मौजूद पार्टिकल्स पर भी कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एंड हेयर द नेगेटिव चार्ज वॉज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। ओके, यहीं पर थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी करी और थॉमसन ने बताया कि पार्टिकल्स के अंदर, एटम्स के अंदर एक नेगेटिव चार्ज भी, एटम आपका इंडिविजिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एटम को नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि यहाँ अभी अभी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एटम किस में नेगेटिव चार्ज में बटा। केवल और केवल जो नेगेटिव चार्ज था वही ट्रेवल कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज ने तो ट्रेवल करा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव को तो कि एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर इस कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट के थ्रू नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी हुई, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को थॉमसन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। सो इज इट क्लियर नाउ? So now we knew what are cathode rays. Let's discuss about the properties of cathode rays. तो अब हमें पता है कि cathode rays क्या होती हैं, तो cathode rays की properties के बारे में बात कर लेते हैं हम। So first of all, it consists of negatively charged particle. तो cathode rays के अंदर जो particles present होते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। So okay, it consists of negative charged particle. Next is the of particles of cathode rays is found to be the same. यानी कि कैथोड पार्टिकल निकलेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, पूरे के पूरे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या रहेगी, सेम रहती है। इतनी बात समझ में, आप किसी भी पार्टिकल के साथ आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो, तो जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे होंगे उनकी क्वांटिटी क्या रहेगी, उनकी रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। The next point is cathode rays are deviated towards positive terminal in the electric field. यानी कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैथोड
तो कैथोड रेज हमेशा कहाँ की तरफ डेविएट करेंगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपने पूरा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, जो आपकी कैथोड रेज कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेंगी, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगी। क्यों? बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज हमेशा हमेशा किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। एंड दैट्स वाई कैथोड रेज ऑलवेज डेविएट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, इतनी सी बात आपके दिमाग में घुसी ये बात। कैथोड रेज हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगी, कैथोड रेज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के बाद हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। Move on to the next point. The next point is the deviation towards positive terminal is more in electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी, डेविएशन पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा आपका डेविएशन होगा पॉजिटिव टर्मिनल का। इज इट क्लियर? There is an important point that you have to keep in your mind, that because electrons are present in all the atoms, that's why the emission ratio of negatively charged particle remains constant. ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इसी वजह से जो आपकी नेक्स्ट पार्टिकल की रेशियो रही वो क्या रही, कांस्टेंट रही। क्यों? बिकॉज पूरे के पूरे एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट्स वाई द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि पूरे के पूरे आप किसी भी पोर्शन में चले जाओ आपको वहाँ पर उतने ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस वजह से जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट रही। सो यहाँ पर आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझ में आया। क्या था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट? जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था, किस लिए? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करने के लिए। बट एक्सीडेंटली थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट ही डिस्कवर्ड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कोल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उन्होंने बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी के लिए इस एक्सपेरिमेंट को का, बट एट द एंड एक्सीडेंटली उन्होंने एक और नई डिस्कवरी कर ली, और वो डिस्कवरी किसकी थी? पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की, जो कि क्या था, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, जिसे थॉमसन ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था? इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो रॉड रखी थी, कैथोड एंड एनोड। दोनों की दोनों रॉड को जनरेटर से ज्वाइन कर दिया था, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से। उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब के साथ जोड़ा गया था वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप की वजह से जो एयर का प्रेशर था वो क्या कर दिया गया था? वो कर दिया गया था बहुत ज़्यादा लो। अब इस लो प्रेशर पर जब हमने एकदम हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट की पास आउट करवाई सर्किट में से, तो पार्टिकल्स एमिट करने लगे, मूव करने लगे, रेडिएशंस निकलने लगी। और रेडिएशन का निकलना हमें कैसे पता चला? हमें इस तरीके से, क्योंकि एनोड पे ग्रीन कलर की लाइट ग्लो कर रही थी। और यहाँ से ये बात प्रूफ हुई कि कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ रेज हैं जो कैथोड से चलकर एनोड तक जा रही हैं। और यहाँ पर ये बात डिस्कवर हुई कि एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो था वो और वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा? वो कैथोड से एनोड तक पहुँचा। ठीक है, तो से हमारे पहले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, क्योंकि चार्ज हमेशा अपोजिट नेचर को अट्रैक्ट करता है। तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था, तो एनोड कौन से चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था? एनोड नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो इस तरीके से थॉमसन ने सबसे पहले किसकी डिस्कवरी करी? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी करी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So before the discovery of negative charge particle electron, Goldstein has already discovered another particle. ठीक है, तो गोल्डस्टीन पहले ही, थॉमसन से पहले ही एक पार्टिकल की डिस्कवरी कर चुके थे, बट ही डिडंट हैव एनी आइडिया व्हाट इट वाज। उन्हें उस टाइम पे इस बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या है, वो एक चार्ज है या वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो क्या है। एंड दैट्स वाई उन्होंने उस पार्टिकल को क्या नाम दिया? कैनल रे नाम दिया। एंड विच had performed, he performed canal ray to discover that new kind of charge, and we will discuss about that in our discuss about the canal ray experiment, and we will discuss and we will learn more and more about the discovery and the properties of electron and proton that was discovered by Thomson. Okay, so for today, that's all for the today. So let's stop our
class here. If you have any query and if you have any doubt, you can ask.